हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट 29 मार्च का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। आज मैं स्टूडियो नहीं गया जा पाया हूँ किसी कारण के वजह से, इसीलिए क्लास आपकी इस फॉर्मेट में हो रही है। चलिए, सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग क्लैट यूजी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन इनरोल इन आवर एवेंजर बैच। रिवॉल्यूशन है क्लैट के प्रिपरेशन में। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, आपके घर पे 7 बुक्स हमारी तरफ से आएंगी, मॉक टेस्ट है, पर्सनल मेंटरशिप है एंड सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। डिस्क्रिप्शन से आप हमारी ऐप डाउनलोड करके इसका डेमो क्लास भी देख सकते हैं। ओनली एंड ओनली 21,999 रुपीज़ का ये कोर्स है फॉर 1 ईयर। जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं क्लैट के लिए, उनके लिए हमारा विजेता बैच है 2 ईयर्स का, जिसकी कॉस्ट ओनली 32,999 है। इसकी डेमो क्लास भी आप डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। जिनको सिर्फ बुक्स एंड मॉक्स चाहिए तो दे कैन बाय आवर मैजिक बॉक्स, एंड जो लोग सिर्फ मॉक्स चाहते हैं वो भी हमारी ऐप चेक कर सकते हैं एंड डिटेल पता कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं जैसे कि क्लैट पीजी, एनएल सेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी, तो अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारी ऐप को विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, एक आर्टिकल है, आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज़ काफ़ी चर्चा में थी कि जो ये हॉन्डरस है, इसने चाइना को से साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट कर दिए हैं, ताइवान के साथ ख़त्म कर दिए हैं। तो ये क्या है पूरा मामला, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने उस दिन आपको थोड़ा सा मतलब स्लाइड कह सकते हैं कि बहुत समराइज फॉर्म में बताया था। आज थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखो क्या है ना कि ताइवान को जो है चाइना कहता है कि ये हमारा पार्ट है, बट ताइवान जो है वो अपने अलग चाहता है सारी चीज़ें। मतलब कहने का मतलब है कि चाइना का ये मानना है कि ताइवान जो है वो हमारा ही पार्ट है, लेकिन ताइवान जो है वो अलग तरीके से अपने आप को अलग कंट्री मानता है। तो ताइवान को सपोर्ट करने के लिए 12 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो आज की डेट में कहते हैं कि हाँ भाई, ताइवान जो है वो एक अलग कंट्री है, जिसमें जैसे कि कुछ छोटे छोटे कंट्रीज हैं, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। बट धीरे धीरे करके ना ताइवान को सपोर्टर्स जो है ना वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई ताइवान को सपोर्ट इसलिए नहीं करता। इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला कि चाइना से फियर है, भाई चाइना इकोनॉमिकली हर चीज़ में आगे है ताइवान से, तो चाइना को ये भी है, मतलब बाकी कंट्रीज़ को ये भी रहता है कि चाइना भाई बुरा मान जाएगा। और दूसरा ये कि चाइना काफ़ी सारा इकोनॉमिकली भी बेनिफिट देता है। तो इस वजह से लोग जो है ताइवान को अब धीरे धीरे जो ताइवान की रिकग्निशन है वो कम होती जा रही है। समझ में आई बात? तो अभी जो है ना ताइवान ने जो ये हॉन्डरस करके जो कंट्री है, इसको जो है ये बोला है कि यार ये लोग ना फाइनेंशियली गेन के लिए हरकत कर रहे हैं। मतलब चाइना जो है ना इनको पैसा दे रहा है, और इन्होंने ये पैसा हमसे भी मांगा था लेकिन हमने नहीं दिया। तो इस वजह से इन्होंने जो है चाइना के जाके गोद में बैठ गए। ताइवान ने कहा कि हम जो है ना ये फाइनेंशियल वाले चीज़ों में नहीं फंसेंगे, हम किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस देके अगर कोई चाह रहा है कि हमें एज ए कंट्री एक्सेप्ट करे तो हम उस चीज़ में नहीं फंसेंगे। तो वो वाली चीज़ है। ताइवान देखो 2.36 करोड़ जनता है 2020 के अकॉर्डिंग। तैपेई सिटी इनकी कैपिटल है। पहले देखो जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था ना वो ताइवान वाला ही एरिया होता था, मतलब चाइना उसी का पार्ट होता था, फिर अलग हो गया। उसकी अपनी एक कहानी है, इसको हम कभी डिटेल में बाद में देखेंगे, वो हमारे लिए इतना अभी काम का नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मैंड्रीन चाइनीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, एक और न्यूज़ अभी काफ़ी है, इंडियन एक्सप्रेस से उठाई है मैंने, काफ़ी न्यूज़ चर्चा में है कि वाई ट्रांसजेंडर फीमेल एथलीट्स कैन नॉट कम्पीट इन फीमेल इवेंट। देखो अभी क्या हुआ है, वर्ल्ड एथलेटिक्स जो एसोसिएशन है ना, उन्होंने एक आदेश निकाला है, जिसके बाद काफ़ी उथल पुथल मच गया है। क्या हुआ है देखो, ट्रांसजेंडर वुमेन जो है ना उनको बार कर दिया गया है कि वो फीमेल कैटेगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स के किसी भी इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ। मतलब पहले तो समझ लो ट्रांसजेंडर से क्या आप समझते हो। बहुत ही समराइज फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसजेंडर का बेसिकली मतलब ये है कि आप लोगों का जो बायोलॉजिकल फीचर है बॉडी का, उससे आपका इंटरनल फीचर रिलेट ना कर पाए। मतलब आप किसी और तरीके से जन्मे हो, आप मेल जन्मे हो, फीमेल जन्मे हो, लेकिन आपके अंदर से जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो अलग है। मतलब आप बायोलॉजिकली कहने के लिए मेल हो सकते हो, लेकिन आपके अंदर से जो इंटरनल एस्पेक्ट है आपका वो फीमेल वाला है, या फिर कोई फीमेल जन्मा है और इंटरनल एस्पेक्ट मैन वाला है। लेकिन अब देखो होता क्या है कि जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, कोई एक्स नाम की एक वुमेन की तरह ट्रांसजेंडर जन्मी है, ठीक है, सॉरी मैन की तरह एक ट्रांसजेंडर जन्मे हैं। इसके बाद वो जो एक्स हैं वो अंदर से वुमेन फील करते हैं,
तो अब वो वुमेन के जब इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो बायोलॉजिकली ही इज अ मैन, उनके पास मैन वाला पावर है, मैन वाला स्ट्रेंथ है, और जब वो वुमेन के कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑफ कोर्स उनके पास एडवांटेज रहेगा। तो ये एक समस्या रहती है। तो ट्रांसजेंडर वुमेन जो हैं ये बार कर दी गई हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा कि आप जो है वुमेन कैटेगरी में नहीं खेल सकते हो। देखो ये फीना ने भी किया है। फीना कौन है? ये स्विमिंग फेडरेशन है वर्ल्ड की, जैसे वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन है वैसे ही फीना स्विमिंग फेडरेशन है वर्ल्ड की। तो इन्होंने लास्ट ईयर इस तरीके का बैन लगाया था कि ट्रांसजेंडर जो हैं वो वुमेन कैटेगरी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे भी कहानी है कि ऐसा क्यों हुआ था। अभी फिलहाल तो ये कि 31 मार्च के बाद से कोई भी ट्रांसजेंडर वुमेन की कैटेगरी में नहीं खेल सकता है। ये क्यों किया गया है? फेयर एंड मीनिंगफुल फीमेल कॉम्पिटिशन। देखो इसको समझने का आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। क्यों आपको लगता है कि मेंस के अलग गेम होते हैं, वुमेन्स के अलग गेम होते हैं? क्योंकि जो गॉड ने जो क्रिएचर क्रिएट किया है उसमें बायोलॉजिकल थोड़ा सा डिफरेंस है मैन एंड वुमेन में। तो अगर ये आपस में कंपीट करने लग जाएंगे तो एडवांटेज है मेल के पास। इसीलिए ये जो फेयर एंड मीनिंगफुल फीमेल कंपटीशन हो जिसमें जो बायोलॉजिकली मैन वाली स्ट्रेंथ के साथ लोग हैं वो वुमेन्स के साथ अगर कंपीट करेंगे जिनकी बायोलॉजिकली वुमेन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो एडवांटेज में रहेंगे। देखो कुछ आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक नाम देखिएगा यहाँ पे, इनका नाम है लॉरेल हबर्ड। ये कहाँ के वेट लिफ्टर हैं? ये न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने ना पहले मेल की कैटेगरी से पार्टिसिपेट किया था, फिर इन्होंने फीमेल की कैटेगरी से पार्टिसिपेट किया। तो द डिबेट हैज रेज्ड सिंस न्यूजीलैंड वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ड competed in women's 87 kg at टोक्यो ओलंपिक्स, जो कि उन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रखा था मेन कैटेगरी में पहले। तो यहाँ पे फिर आप समझ रहे हो कि वो मेन में भी कर रहे हैं, वुमेन में भी कर रहे हैं, और इससे कंफ्यूजन भी हो रहा है एंड वुमेन्स के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, जो NCAA स्विमर हैं लिया थॉमस, इन्होंने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करी और उसके बाद मेन से वुमेन कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने लगे, और फिर इन्होंने वुमेन कैटेगरी के अंदर जितने भी आपके रिकॉर्ड्स थे ना सारे तोड़ने लगे। फिर आपकी जो फीना है वो स्टेप इन करती है और फिर वो बैन लगाती है लास्ट ईयर जो उन्होंने किया कि ट्रांसजेंडर जो हैं दे कैन नॉट कम्पीट इन वुमेन वाला कैटेगरी। तो वो वाली चीज़ थी। पहले देखो रूल क्या था ना, पहले रूल ये था कि आपके अंदर 5 नैनोमोल्स पर लीटर से द अमाउंट ऑफ ब्लड टेस्टोस्टेरोन टू 5 नैनोमोल्स पर लीटर, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अंडर द प्रीवियस रूल देयर वाज नो ब्लैंकेट बैन। अभी जैसे कर दिया ना कि ट्रांसजेंडर वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, इस तरीके से नहीं था। उस समय ये था कि द रिड्यूस अमाउंट ऑफ ब्लड टेस्टोस्टेरोन टू 5 नैनोमोल्स पर लीटर एंड मेंटेन दिस लेवल फॉर 12 मंथ्स इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट। फिर इसको ना बाद में घटा के आधा कर दिया गया था और इसको 1 ईयर की जगह 2 ईयर्स कर दिया गया था। लेकिन अब फाइनली पूरा ट्रांसजेंडर कैटेगरी में ये कह दिया गया है कि वो वुमेन वाले इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि आपने पूरा ब्लैंकेट बैन लगा दिया है या इस तरीके की चीज़ें। देखो वर्ल्ड रग्बी जो है 2020 के अंदर उन्होंने भी इस तरीके का एक फैसला लिया था। ये फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बनी थी जिन्होंने ट्रांसजेंडर को वुमेन या फिर फीमेल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को मना कर दिया था। ब्रिटिश ट्रायलथॉन भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये कहने का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो अपने ही जैसे लोगों के साथ compete करें बायोलॉजिकली जिनके पास उनकी जैसी स्ट्रेंथ है। आपने बहुत बार एक न्यूज़ सुनी होगी कि वेस्ट इंडीज का, आप नाम थोड़ा सा इनका सर्च करके मुझे कमेंट में बताइएगा। वेस्ट इंडीज की एक एथलीट थी, इनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था ना बहुत हाई था, इसकी वजह से इनको वर्ल्ड एथलेटिक्स एसोसिएशन ने बैन कर दिया था। देखो क्या होता है टेस्टोस्टेरोन, क्या होता है, देखो आपको पता है कि मेन का जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। जैसे कि जो मेन का स्ट्रेंथ है वो टेस्टोस्टेरोन से होता है। ऐसा नहीं कि वुमेन में नहीं पाया जाता, लेकिन वुमेन में कम पाया जाता है, वहाँ पे एस्ट्रोजन ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड मेन में एस्ट्रोजन कम मिलता है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मिलता है। तो जैसे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या फिर जो जिम जाते हैं, तो ये सारा खेल टेस्टोस्टेरोन का है। कोई कोई कहता है ना कि इसके हेरिडिटरी फीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो मेन का जो 250 प्लस ऐसे टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होना चाहिए, 250 to 800 रहता है, तो इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। वुमेन्स का इसका बहुत ही कंपेरेटिवली बहुत कम होगा। तो ये जो सारा खेम होता है ना, पावर स्ट्रेंथ सब कुछ, वो इस टेस्टोस्टेरोन का होता है। अब अगर कोई बायोलॉजिकल मैन है और वो ट्रांसजेंडर है एंड ही फील्स की शी इज वुमेन, तो वो ठीक है, वो बिल्कुल अपने जगह पे वो सही है। लेकिन
बायोलॉजिकली उनके पास टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली टू द वुमेन्स, और फिर वो स्ट्रेंथ के गेम में तो वैसे भी आगे हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसीलिए ये किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा वर्ल्ड एथलेटिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो हेडक्वार्टर है मोनाको में, प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोए, फाउंडेड था 17 जुलाई 1912 को, दैट्स इट। पहले इसको IAAF भी बोला जाता था 2019 तक। जो फीना है ना, इसको पहले फीना बोला जाता था, अब इसका नाम वर्ल्ड एक्वेटिक्स हो गया है। हेडक्वार्टर है लॉसेन स्विट्जरलैंड में, 19 जुलाई 1908 को फाउंड हुई थी, और प्रेसिडेंट हैं हुसैन अल मुसल्लम फिलहाल जो हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रंट पेज का एक न्यूज़ और है आज, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फाइटिंग करप्शन अंडर अटैक, सेज प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं है, देख लेना। यहाँ पे ये अतीक अहमद को सजा हो गई है, पता ही होगा आपको, तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। अतीक अहमद गेट्स लाइफ इन 2006 उमेश पाल अबडक्शन केस। वैसे अभी तो इनको इस पे मिले, इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, अब लेट्स सी कितना क्या आगे चीज़ें होती हैं। इसके बाद फॉरेन पेज की कुछ न्यूज़ देख लेते हैं कि वेस्ट यूक्रेन रिस्पॉन्स एक्सपोज डबल स्टैंडर्ड, एमनेस्टी रिपोर्ट। देखो क्या कह रही है एमनेस्टी रिपोर्ट कि भाई वेस्ट जो है ना, यूक्रेन पे जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं रशिया के द्वारा, उस पर तो बहुत आवाज़ उठा रहा है। बाकी जब सऊदी अरब कर रहा है, इजराइल जो है पैलेस्टीन के ऊपर कर रहा है, इजिप्ट में चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वहाँ आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हो। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो दोगलापन है। क्या है? दोगलापन है, ये आपकी डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ऑल्सो एक चीज़ मैं भूल गया था यार, आप में से काफ़ी सारे लोग ना मेरे से कोप 27 के बारे में कह रहे थे। देखो जो क्लैट 2023 के बच्चे थे, मतलब जिनका पेपर दिसंबर में हुआ है अभी 22 के अंदर, तो उन लोगों ने ना कोप 27 को पढ़ा है, क्योंकि कोप 27 उनके वाले साल में हुआ था। अब नेक्स्ट कोप आएगा तो वहाँ पे आपको, लेकिन इस साल क्या हुआ है ना वो पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो सिर्फ वो इस पे नहीं रहता कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, वो यहीं से चीज़ें जो निकल के आएंगी ना वो कोप 28 पे आएंगी। तो काफ़ी सारे बच्चे मेरे से कह रहे थे जो इस साल के बच्चे हैं क्लैट में कि सर कोप 27 बता दो बता दो बता दो। तो यार देखो फिर से PPT बना के तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, लेकिन मैंने क्लास ली हुई है इसके ऊपर, मैं उसकी वीडियो इस पर अटैच कर रहा हूँ, वो देख लेना, इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लेना। ठीक है, बाय। 27 मूव द नीडल ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो कोप 27 से रिलेटेड एक आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर, जहाँ पे हमने कोप 27 के बारे में भी जाना था और जो पीछे कोप हो चुके हैं उनके बारे में भी जाना था। आज फिर हम उसको रिपीट करते हैं, फिर हम आएंगे कोप 27 के ऊपर। तो चलिए फिर सबसे पहले देखिए जानते हैं UNFCCC के बारे में। पूरा बेस से लेके चलते हैं, स्क्रैच से लेके चलते हैं, एंड तक करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज साइंड इन 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, also known as Earth Summit। आप कहोगे सर आपने तो ये ऐसे पढ़ दिया, क्या है? तो देखो भाई UNFCCC की फुल फॉर्म जानी है आपने। 1992 में ये साइन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अर्थ समिट, रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी आप जानते हो, वहाँ पे हुआ था। इंडिया जो है वो ऐसी कंट्रीज में से एक है जिसने कि कोप को कभी ना कभी होस्ट किया हुआ है, जो कि तीनों जो रियो की कन्वेंशंस होते हैं, जैसे क्या कन्वेंशंस होते हैं, एक होता है आपका क्लाइमेट चेंज वाला जिसको हम UNFCCC बोलते हैं, फिर एक होता है बायोडाइवर्सिटी वाला, और तीसरा जो होता है वो लैंड वाला होता है जिसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों वाले समिट भारत उन कंट्रीज में से है जिसने तीनों होस्ट कर रखे हैं। ठीक है, चलिए UNFCCC जो है वो एंटर इनटू फोर्स ऑन 21 मार्च 1994 और रेटिफाइड किया गया है 197 कंट्रीज़ के द्वारा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 21 मार्च 1994 को एंटर हुआ था, फोर्स में आया था, और 197 कंट्रीज़ के द्वारा रेटिफाइड किया हुआ है। ये छोटे छोटे देखो जो फैक्ट्स होते हैं ना, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ जाते हैं, फिर हमें याद नहीं रहता तो हम फंस जाते हैं। तो ये छोटे छोटे चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है। यही जो UNFCCC है, यही पेरेंट ट्रीटी है 2015 के जो पेरिस एग्रीमेंट की काफ़ी हम सुनते हैं। 2015 का पेरिस एग्रीमेंट का नाम, क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था उसकी भी पेरेंट ट्रीटी जो है वो UNFCCC ही है। UNFCCC का जो सेक्रेटरीट है वो है यूनाइटेड नेशन की एक एंटिटी है, और इसका जो सेक्रेटरीट है वो बना हुआ है बोन, जर्मनी के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई इतने में दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, बहुत फैक्ट्स की बातें हैं।
अब थोड़ा सा कोप के बारे में जानते हैं। व्हाट इज कोप? हम सर कोप कर रहे हैं, ये कोप है क्या? तो देखो जो कोप है ये एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है यूएनएफसीसीसी की। कोप जो है वो हर साल मिलता है। अगर आप देखो तो मोस्टली इनको मिलना बोन में होता है, लेकिन अगर कोई पार्टी जो है वो ऑफर करती है कि हम होस्ट करेंगे तो फिर वहाँ पे ये होता है। 1995 में पहली बार कोप की मीटिंग हुई थी बर्लिन जर्मनी के अंदर। कोप का ऑफिस का जो प्रेसिडेंट है वो नॉर्मली रोटेट होता है। रीजनल ग्रुप्स बने हुए हैं यूनाइटेड नेशन के उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबिया, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। तो इनके बीच में रोटेशन से प्रेसिडेंसी जो है वो चलती रहती है। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो आपके मतलब स्टेट के होते हैं, मतलब स्टेट मतलब कंट्री के होते हैं, वही वहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कोप, कुछ ऐसे कोप जो सिग्निफिकेंट रहे हुए हैं जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो कोप फर्स्ट बर्लिन जर्मनी 1995 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल का बहुत नाम आता है, 1997 में ये हुआ था। इसमें ये चीज़ आई थी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनको टारगेट मिला था कि भाई रिडक्शन टारगेट जो हैं, एमिशन टारगेट जो हैं उसको रिड्यूस करो। 2002 में कोप 8 न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था, दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद 2015 में कोप 21 पेरिस में हुआ था, टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर वेल बिलो 2.0 सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स एंड एंडेवर देन टू लिमिट देम इवन मोर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस. It requires rich nations to maintain USD 100 billion a year funding pledge beyond the year 2020. तो ये कोप 21 या पेरिस एग्रीमेंट हम बहुत सुनते हैं, तो वो यही है। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी रिगार्डिंग कोप। अब इतने कोप के बारे में हो गया। अब कोप 27 बहुत न्यूज़ में है क्योंकि अभी होने वाला है इसी मंथ, तो नवंबर में, तो आपके एग्जाम से पहले भी हो रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो जब कोप पे कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं कि सिर्फ 27 पे आएगा, पीछे वाले भी आएंगे, और जो भी यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा वो भी हम लोग सेशन में आगे देख लेंगे, तो परेशान होने की बात ही नहीं है। तो 27th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ दी पार्टीज कोप 27 जो है ये होने वाली है शर्म इल शेख इजिप्ट में। ये देखिए अपना प्यारा भारत है, यहाँ से आप देख सकते हैं इजिप्ट कहाँ पड़ता है। ठीक है। तो ये इजिप्ट में हो रही है, शर्म इल शेख करके जगह है वहाँ पे। कोप 27 जो है ओरिजिनली होनी थी 8 से 20 नवंबर 2021 के अंदर, लेकिन कोविड एंड एवरीथिंग की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया है। और कोप 26 जो है वो पीछे शेड्यूल थी, तो फिर वो 2021 में आपकी जाके हुई थी, और कोप 27 विल जो है वो फिर 6 to 8 नवंबर 2022 में आके शिफ्ट हो गया है। ठीक है। ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक कोप 26 वॉज रिशेड्यूल्ड फ्रॉम नवंबर 2022 टू नवंबर 2021, इसीलिए 2022 में अब आपका 27th हो रहा है। अगला कोप बताओ कहाँ पे होने वाला है? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो अबू धाबी ने जो है वो कहा है कि भाई दे वांट्स टू होस्ट द सेशन। अब कंफर्मेशन है नहीं है अभी, ये नहीं पता, बट हाँ प्रोबेबली वहीं पे हो जाएगा। इसके अलावा कोप 27 से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगर आपसे पूछ लें कि प्री कोप कहाँ पे हुआ है, प्री कोप काइंड ऑफ जैसे देखो क्या होता है, वेडिंग होती है, प्री वेडिंग शूट मतलब शादी से पहले, तो कोप में मीटिंग होनी है, उससे पहले एक प्री कोप हो रहा है जहाँ पे मीटिंग होगी मिनिस्टर्स की इसी से रिलेटेड मैटर्स पे। तो वो कहाँ हो रहा है? वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हो रहा है। ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में हुआ है। और कोप कहाँ पे हो रहा है? कोप 27 ये आपका शर्म इल शेख इजिप्ट में हो रहा है। दोनों कनेक्ट करके पढ़ना, भूलना नहीं, आ जाएगा क्वेश्चन तो ये भी फंस सकता है। ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा इसमें एक एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहले हमने यूएनएफसीसीसी के बारे में जाना, इनकी पूरी कहानी जानी, हमने कुछ प्रोटोकॉल्स जो फेमस थे वो जाने, सेक्रेटरीट के बारे में जाना, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कोप क्या होता है वो हमने जाना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर हमने 27th सेशन ऑफ जो है कोप कहाँ पे हो रहा है वो देखा। इवन 28th भी जो है वो अबू धाबी में होना है ऐसा उम्मीद है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये वाली चीज़ें। ठीक है। इजिप्ट की लोकेशन ये देख लो। देखो जब भी किसी कंट्री के बारे में करंट अफेयर में न्यूज़ पढ़ा करो ना, तो उसको लोकेशन ट्रेस कर लिया करो। उससे क्या रहता है ना, देखो हमारी जो दिमाग होती है वो पिक्चरग्राफी मेमोरी स्ट्रांग होती है। आप देखो कोई मूवी देखते हो, आप नहीं भूलते हो, लेकिन हम बुक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं। तो यही होता है, जब देखो ये मैप आपके दिमाग में रहेगा ना, तो अब आपसे कोई लोकेशन पूछेगा तो आपको याद आएगा कि हाँ यार सर ने बताया था कि ये अपना प्यारा भारत है और यहाँ पे इजिप्ट है, तो इजिप्ट में कोप 27 हो रहा है। अब 27 कोप इजिप्ट में भी कहाँ पे हो रहा है?
तो आप याद कर लो जहाँ पे शर्मा जी रहते थे, ठीक है, शर्मिल शेख, ऐसे याद कर लो यार कि भाई कोप कहाँ पे हो रहा है, इजिप्ट में, जहाँ शर्मा जी रहते थे। मतलब देखो अपने तरीके से बना सकते हो, आपको डायरेक्ट याद हो जाए उससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन इन दी एंड मैटर ये करता है आपको याद करना है, ठीक है, वो जरूरी है। आगे बढ़ते हैं।